गुड मॉर्निंग सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग पेपर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने चैप्टर 1 का यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। इसमें हमने पेज नंबर 43 तक समझ लिया था लास्ट टाइम। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। पहले इसको हम रफली समझ लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई भी एंट्री आप करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में तो उसके दो पहलू होते हैं। वो जो एंट्री है वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। जैसे आपने कोई एसेट परचेज़ की, आपने सपोज एक मशीन परचेज़ करी 10 लाख रुपीज़ की। सपोज़ आप ये उधार खरीद रहे हैं, आप क्रेडिट पर लेकर आ रहे हैं। मिस्टर एक वेंडर है, इससे आप उधार खरीद रहे हैं, पेमेंट बाद में करेंगे। तो एक तो इस ट्रांजैक्शन में होगा क्या, एक तो मशीन आएगी आपके पोजीशन में आपके पास। तो जो चीज़ आपके पोजीशन में होती है उसे आप असेट बोलते हैं। तो एक तो ये असेट है मशीन आपके लिए, तो एक तो मशीन असेट क्रिएट होगी आपकी इस ट्रांजैक्शन से। तो सिंगल एस्पेक्ट तो ये हुआ कि एक असेट क्रिएट हुई। पर मिस्टर ए को आपको 10 लाख रुपीज़ भी देने हैं क्योंकि आपने क्रेडिट पे खरीदी है, आपने उधार खरीदी है, तो आपको 10 लाख रुपए ए को पेमेंट भी करना है। तो ये क्या है, आपकी लायबिलिटी है। एनीथिंग विच यू हैव टू पे, आपको जो भी देना होता है वो आपकी लायबिलिटी होता है। तो मिस्टर ए आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गया। इन्हें क्रेडिटर भी बोल सकते हैं आप, जिनसे आपने उधार सामान खरीदा है, क्रेडिटर। तो देखिए डबल जो डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा, दो ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व करेगा। एक तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई आपके यहाँ पर, एक एसेट क्रिएट हो गई। इसको कोई ऐसे बोल सकता है कि इस केस में क्या हुआ है, एसेट इंक्रीज हुई है और लायबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, राइट। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है समझना। ये आज कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं अकाउंट में, उससे हो सकता है या तो कोई असेट इंक्रीज हो या डिक्रीज भी हो सकती है। अगर आप असेट बेचेंगे तो डिक्रीज हो सकती है असेट, या कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। अगर आप किसी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम इसको समझते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज द कोर मतलब मेन कॉन्सेप्ट यही है। डबल एंट्री सिस्टम इसी पर बेस्ड है, ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। एवरी ट्रांजेक्शन है और इवेंट हैज़ टू आस्पेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसमें टू आस्पेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल दे रखें, पहला, इट इंक्रीज वन असेट एंड डिक्रीज अदर असेट। या कोई असेट बढ़ सकती है और अदर घट सकती है। जैसे आप कोई असेट खरीद रहे हैं कैश में, तो कैश भी एक असेट है आपके पास, तो असेट कैश तो जाएगा, तो एक असेट तो डिक्रीज हो रही है और एक असेट बढ़ रही है। कोई मशीन आप खरीद रहे हैं तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है। मैंने एग्जांपल लिखी हूँ आपको समझाने के लिए। इट इंक्रीज इन असेट, हो सकता है कोई असेट बढ़ रही हो, एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन लायबिलिटी। जो एग्जांपल मैंने दिया था, आप उधार खरीद के आ रहे हैं तो आपकी असेट भी बढ़ेगी और लायबिलिटी बढ़ेगी। कोई क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। क्रेडिटर मीन्स वो पर्सन जिससे आप उधार सामान या असेट परचेज करते हैं। इट डिक्रीज वन असेट, कोई एक असेट डिक्रीज हो सकती है और इंक्रीज अनदर असेट। वही सेम एग्जांपल, कोई असेट खरीदी तो पैसा जाएगा तो कैश तो डिक्रीज होगा, एक असेट डिक्रीज होगी और एक असेट इंक्रीज होगी। इट डिक्रीज वन असेट डिक्रीज अ लायबिलिटी, मतलब एक असेट डिक्रीज हो सकती है और एक लायबिलिटी भी डिक्रीज हो सकती है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने किसी वेंडर से 10 लाख रुपीज़ का उधार सामान खरीदा था, कोई गुड्स परचेज किए थे 10 लाख रुपीज़ के, ठीक है। ये एक लायबिलिटी हो गई आपकी क्रेडिटर, ये लायबिलिटी हो गई आपकी, जो क्रेडिटर है इनको पेमेंट करना है। आपके पास 10 लाख रुपए का एक गोल्ड क्वाइन है, गोल्ड बार है, सोने का बिस्किट बोल रहे हैं, ठीक है, बुलियन है, 10 लाख रुपीज़ का है ये गोल्ड बार, सोने का बिस्किट। अब आपने इस वेंडर को बोला, मान लेते हैं मिस्टर वाई है, आपने इस वेंडर को बोला कि सर हमारे पास कैश तो नहीं है आपको देने के लिए अभी, पर आपका पैसा ड्यू हो चुका है, आप डिमांड कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, हमारे पास 10 लाख रुपए की ज्वेलरी है, आप हमसे ज्वेलरी ले लीजिए। बात तो वही है, आप मार्केट में बेचेंगे तो भी 10 से या उससे ज़्यादा के बिक के आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। वाई एग्री हो जाता है, तो ठीक है। अब वाई एग्री हो जाएगा तो होगा कि आप लायबिलिटी पे करेंगे, तो लायबिलिटी तो कम हो जाएगी 10 लाख, और यहाँ असेट भी कम हो जाएगी। अब आपके पास ये असेट रहेगी नहीं क्योंकि आप ये गोल्ड बार सोने का बिस्किट वाई को दे देंगे, तो आपके पास असेट भी कम हो जाएगी 10 लाख से। तो यानी कोई ट्रांजैक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें लायबिलिटी भी कम हो सकती है और आपकी कोई असेट भी कम हो सकती है। सेम ऑल्टरनेटिवली इसका उल्टा भी हो सकता है, जो ऊपर आपने पढ़ा, इंक्रीज वन लायबिलिटी डिक्रीज अदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है और दूसरी घट सकती है। जैसे आपने बैंक से लोन लेकर क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो बैंक लोन तो बढ़ गया, लोन लिया अपनी लायबिलिटी और क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो एक लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, एक लायबिलिटी बढ़ गई।
इट इंक्रीज अ लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी बढ़ सकती है, और इंक्रीज एन असेट, इससे असेट भी बढ़ सकती है। जैसे कोई असेट खरीदी लोन लेके बैंक से, तो असेट भी बढ़ गई और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। इट डिक्रीज लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी कम हो सकती है। इंक्रीज अदर लाइबिलिटी, कोई दूसरी लाइबिलिटी बढ़ सकती है। जैसे आपने क्रेडिटर को डिवेंचर इशू किए, ठीक है, क्रेडिटर को डिवेंचर इशू किए, तो एक लाइबिलिटी तो आपकी कम हो गई और एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। डिवेंचर या डिवेंचर समझते हैं आप, वैसे आगे ही पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में। अगर आप किसी को डिवेंचर देते हैं तो आपकी कंपनी का वो क्रेडिटर बन जाता है, आपको कुछ टाइम बाद उसे पैसा देना होता है। डिवेंचर पर फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है टाइम टू टाइम। डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर ही होते हैं, और एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम बाद आप इनका रिडेम्पशन कर देते हैं। रिडेम्पशन में तो इनका पैसा वापस कर देते हैं। एक डिक्रीज लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो सकती है और असेट भी डिक्रीज हो सकती है। मैंने आपने किसी क्रेडिटर को अब वही गोल्ड बिस्किट का एग्जांपल दिया था, आपने उसे कहा गोल्ड बिस्किट ले लीजिए, तो लाइबिलिटी भी कम हुई और असेट भी कम हुई। पर बेसिकली आपको यही समझना था कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है किसी भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, और वो अफेक्ट कोई भी अकाउंट हो सकता है, कोई असेट का भी हो सकता है, लायबिलिटी का भी हो सकता है, एक्सपेंस का भी हो सकता है, इनकम का भी हो सकता है। ये तो इन्होंने असेट लायबिलिटी का एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट को आप फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट क्या बताती है, आपकी एसेट कितनी है, आपके पोजीशन में क्या क्या है, और आपकी लायबिलिटी क्या है, आपको कितना पे करना है। मशीनरी एसेट है 2 लाख की आपके पास, कैश बैलेंस है 1 लाख का, टोटल 3 लाख। लायबिलिटी कैपिटल 1.5 लाख आप पढ़ चुके हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम बिजनेसमैन को उसका पैसा वापस करना होता है। बैंक लोन, लायबिलिटी, अदर लोन दे रखे। देखिए लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, जितना आपने असेट है उतनी आपके पास लायबिलिटी है, दोनों हमेशा मैच होना चाहिए। अ न्यू मशीन परचेज पेइंग ₹50,000 इन कैश, आपने एक नई मशीन खरीदी 50,000 रुपये का कैश देके। आपको इफेक्ट बताने इन ट्रांजेक्शन्स का क्या पड़ेगा, ठीक है। 50,000 रुपये की नई मशीन खरीदी, तो देखिए मशीन तो बढ़ जाएगी, 2 लाख की थी, 50,000 की और खरीदी तो 250 की हो जाएगी, और कैश आपके पास से जाएगा, आपने पेमेंट किया होगा 50,000 का, तो कैश कितना रह जाएगा 50,000। तो यानी यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप बैलेंस शीट, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए समझने में, वरना तो असेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। अभी हमें क्वेश्चन में एक तो कैपिटल दे रखी है, कैपिटल लायबिलिटी होती है एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑनर को पैसा देना होता है, ऑनर आउटसाइड पार्टी है, तो फिर वो लायबिलिटी माना जाएगा। बैंक लोन है आपके पास 75,000 का, और अदर लोन है, कोई और लोन आपने दे रखा है 75,000 का, टोटल हो गया 3 लाख। मशीन आपके लिए असेट है, असेट साइड 2 लाख, और कैश भी आपके लिए असेट है 1 लाख का, टोटल 3 लाख। अब समझते हैं इन ट्रांजेक्शन्स को। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि आपने एक नई मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की, तो अब होगा क्या, एक तो मशीन इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से, राइट, ये तो 250 की हो जाएगी मशीन, और 50,000 से कैश कम हो जाएगा, यानी ये 50,000 का ही रह जाएगा कैश। तो ये तो 50 का बचेगा कैश, और 250 की मशीन, टोटल वही रहेगा 3 लाख, और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी एक असेट बढ़ गई और एक असेट कम हो गई। और डुअल एस्पेक्ट है तो लायबिलिटी का टोटल हमेशा असेट के टोटल के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं पहले ट्रांजैक्शन में ये हुआ है, मशीन 250 की हो गई और कैश 50 का रह गया। दूसरा ट्रांजैक्शन, अ न्यू मशीन इज परचेज फॉर 50,000 क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार खरीदी है आपने, क्रेडिटर से खरीदी है। कैश इज टू बी पेड लेटर ऑन, पैसा बाद में दिया जाएगा। तो अब क्या चेंज आएगा इस क्वेश्चन में, मशीन तो 50,000 से बढ़ जाएगी, आपने खरीदी है मशीन, तो ये तो 250 की हो जाएगी मशीन, ठीक है। कैश में कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो कैश तो आप पे ही नहीं कर रहे हैं, कैश तो वही रहेगा। पर आप क्रेडिटर उधार खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्रेडिटर को आपको पेमेंट करना होगा जिस भी पर्सन से आपने खरीदा है 50,000 की। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 350। अब इस साइड का टोटल 350 और इस साइड का टोटल भी 350 हो जाएगा। देखिए मशीन 250, कैश 250, कैपिटल वही 150, क्रेडिटर फॉर मशीन के लिए जो क्रेडिटर है 50, बैंक लोन वही और अदर लोन भी वही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000, आपने बैंक का लोन पे कर दिया 50,000 से,
तो ये जो 75,000 का बैंक लोन था इसमें से आप 50,000 पे कर रहे हैं, तो यहाँ तो -50 हो जाएगा, यानी बैंक का लोन 25 का ही बचेगा और कैश चला जाएगा आपके पास से 50,000, तो कैश भी 50,000 का ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, एक तो बैंक लोन कम हो जाएगा 50 से और कैश का अमाउंट भी आपका कम हो जाएगा 50 से। तो अब देखिए मशीन तो वही 2 लाख की, कैश 1 लाख की जगह 50,000 रह जाएगा और कैपिटल वही रहेगी, और जो बैंक लोन है वो 75 की जगह 25 का रह जाएगा, क्योंकि 50,000 तो आपने पे कर दी, अदर लोन वही रहेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, रेज बैंक लोन लिया है आपने 50,000 का टू पे ऑफ अदर लोन। ये जो अदर लोन है ना, इसको चुकाने के लिए बैंक से लोन लिया 50,000 का, यानी एक और लायबिलिटी क्रिएट हो गई, बैंक लोन लायबिलिटी है, यानी बैंक लोन तो बढ़ जाएगा, 75 का ऑलरेडी पहले से ही था, आपने 50,000 का बैंक लोन और रेज किया, तो 75 + 50 125 हो गए, इसमें से अदर लोन चुका दिए, 75 चुका दिया आपने। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। देखिए मशीन तो वही रहेगी, कैश भी वही रहेगा, कैपिटल वही रहेगी, बैंक लोन बढ़ जाएगा, आपने 75,000 का बैंक लोन, सॉरी कितने का लिया था अमाउंट, 50,000 का बैंक लोन लिया था, सॉरी, तो 50,000 से बैंक लोन बढ़ जाएगा, तो 50 + 75 125 हो जाएंगे, और प्लस अदर लोन आपने चुका दिया 50,000, जो अदर लोन कितने का था, 75,000 का आपका अदर लोन था, आपने 50 पे कर दिया, तो रिमेनिंग बच जाएगा 25 का। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सो वी मे कंक्लूड, हम निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं, दैट एवरी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन और इवेंट आप करते हैं, हैज़ 2 एस्पेक्ट, उसकी 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं। दिस गिव बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्विटी यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, कैपिटल ऑल्सो नोन एज इक्विटी। जो कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनमें कैपिटल को इक्विटी बोला जाता है। तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी यानी कैपिटल और लायबिलिटी का जो टोटल होता है वो हमेशा एसेट के बराबर होता है। तो ये तो अब इन्होंने अलग अलग इक्वेशंस यहाँ पे बना के आपको समझा रखी हैं। जैसे इक्विटी ये प्लस का है, लायबिलिटी मैथ्स तो आप समझते ही थोड़ी बहुत, ये प्लस की लायबिलिटी, तो इधर अगर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो इक्विटी इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी बन जाएगी इक्वेशन, और इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट्स। तो अभी वैसे आगे भी पढ़ेंगे, पर आपको मैं वापस समझा देता हूँ। देखिए लायबिलिटी 2 तरीके की हो सकती हैं, वैसे तो कई तरीके की हो सकती हैं, पर बेसिकली 2 तरीके की होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी भी बोला जाता है। करंट लायबिलिटीज सॉरी करंट लायबिलिटीज़ मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी कोई भी लायबिलिटी, या तो ऑन डिमांड आपको देना है उस पैसे को मांगने पर, या तो व्यक्ति मांगने आ जाएगा पैसा मत तो आप उसे पे करेंगे, या विद इन 1 ईयर, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जिस दिन आपका फाइनेंशियल एंड होगा उसके विद इन 1 ईयर आप उस लायबिलिटी को पे करेंगे। तो ये ऐसी लायबिलिटी को आप करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। वापस सुन लें, ऐसी कोई भी लायबिलिटी या तो ऑन डिमांड, मांगने पर, वो आपने उसे प्रॉमिस किया होगा कि जैसे तुम मांगने आओगे हम दे देंगे, तो या तो ऑन डिमांड आप पेमेंट कर रहे हैं, मांगने पर पैसा देना हो, या विद इन 1 ईयर आपको उसे पैसा देना हो, तो ऐसी लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म तो समझ में आई गई होगी, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो आपको आफ्टर 1 ईयर पे करना है, आपको 1 साल बाद पैसा पे करना है। ये 1 साल कहाँ से काउंट होंगे, जिस दिन आप अपना फाइनेंशियल एंड करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, उस दिन से 1 साल काउंट होंगे। अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो आपने बैलेंस शीट में शो करी है और आप उसका पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करेंगे बैलेंस शीट की डेट से, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मानी जाएगी। इसी तरह असेट भी 2 तरह की आप कह सकते हैं। असेट होती है, एक तो करंट असेट्स, असेट में 2 होती हैं, फिक्स्ड असेट। करंट असेट्स मतलब वो असेट या तो ऑन डिमांड या विद इन 1 ईयर जिनसे पैसा मिल जाए बिजनेस को, ऐसी असेट को करंट असेट्स बोलते हैं। और ये 1 ईयर कहाँ से काउंट करने हैं, जिस दिन आप अपना फाइनेंशियल क्लोज कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं जिस दिन, उस दिन से 1 ईयर काउंट होंगे। तो करंट असेट मतलब ऐसी असेट जिनसे ऑन डिमांड या तो मांगने पर या विद इन 1 ईयर पैसा मिल जाता है, ऐसी असेट को आप करंट असेट बोलते हैं। और फिक्स असेट ऐसी असेट होती हैं जो मोर देन 1 ईयर चलती हैं। आपको पहले ही पढ़ा है, फिक्स असेट एक ऐसी असेट होती हैं जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर कोई भी असेट जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 2 विशेषताएं होती हैं, उन्हें फिक्स असेट बोलते हैं। एक तो वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी गई हैं बिजनेस में,
लॉन्ग टर्म पर्पस जनरली मतलब मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, और उन्हें रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा गया है, उन्हें बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा है। वो अलग बात है कि कोई ख़राब हो जाए मशीन या कोई असेट तो आप बेचेंगे स्क्रैप डीलर को, बट जनरली आपका मोटिव रीसेल करना नहीं है, उन्हें बिजनेस में यूज़ करने के लिए आपने खरीदा है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदा है, मोर देन 1 ईयर के लिए आपने उन्हें खरीदा है, तो ऐसी असेट को फिक्स असेट बोलते हैं। ठीक है, तो करंट असेट्स हो गई, फिक्स असेट हो गई। तो अपन बैलेंस शीट जब बनाते हैं और इसे इजी वे में समझ लें, तो बैलेंस शीट में एक तो असेट साइड हो गई जहाँ पे आप असेट्स लिखते हैं, और एक होती है लायबिलिटी साइड जहाँ पे आप लायबिलिटीज़ लिखते हैं जिन्हें आपको पे करना है। तो असेट में सबसे पहले एक तो फिक्स असेट हो सकती हैं और करंट असेट्स हो सकती हैं। ठीक है, इनका ये असेट हो जाएंगे आपके फिक्स असेट और करंट असेट्स टोटल। जनरली और भी असेट होती हैं, अभी समझने के लिए इस इक्वेशन को अपन यही मानते हैं 2 असेट हैं। लायबिलिटीज़ में एक तो कैपिटल होती है जिसे आप इक्विटी भी बोल सकते हैं, कैपिटल या इक्विटी जो ऑनर के पैसा है। फिर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और आपकी करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, और इनका टोटल भी असेट के बराबर होता है। ठीक है, बैलेंस शीट में असेट्स में 2 हो गई, फिक्स असेट और करंट असेट्स, और लायबिलिटीज़ में एक कैपिटल और इक्विटी एक ही बात है, ऑनर का जो पैसा है इक्विटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो गई और आपकी करंट लायबिलिटीज़ हो गई। यहाँ तक समझ में आइडिया होगा। एक कॉन्सेप्ट होता है, एक टर्म होता है वर्किंग कैपिटल, ये बहुत यूज़ होता है बिजनेस में। वर्किंग कैपिटल ये आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब हर बिज़नेस में डे टू डे के कुछ एक्सपेंस होते हैं, हर बिज़नेस में डे टू डे के कुछ खर्चे होते हैं। ऑफिस में चाय आती है, कभी कभी फ्रूट्स आते हैं, कभी किसी का केक है, बर्थडे पार्टी है, और भी कोई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, बिज़नेस को चलाने के जो भी खर्चे होते हैं, जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए सारा पैसा तो आप बिज़नेस में लगा नहीं सकते, कुछ पैसा आपको बिज़नेस में रोक के रखना होता है ताकि जो डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं वो आप पे कर सकें। ऐसा थोड़ी कि आप ये बोलोगे कि नहीं चाय 1 महीने बाद पिलाऊंगा अपने एम्प्लॉयज़ को, ऐसा थोड़ी होगा, आपको उन्हें पिलाना ही पड़ेगा। बिज़नेस करवाना है आपको, ढंग से एम्प्लॉयज़ से काम करवाना है, रेंट का बिल देना है, पानी का बिल देना है, जो भी डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं, इनके लिए कुछ पैसा बिजनेस में रोक के रखा जाता है, होल्ड करके रखा जाता है, उस पैसे को आप वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स अ कैश अमाउंट विच इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस टू यूज़ डे टू डे एक्सपेंसेस और टू मीट आउट डे टू डे एक्सपेंसेस। जो डे टू डे एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए जो पैसा बिजनेस में रोक के रखते हैं उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स आपको पढ़ाई दिया गया, और एक करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ आप माइनस कर दें तो जो अमाउंट आएगा उससे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे करंट एसेट्स आपकी 1000 रुपीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़ आपकी 500 रुपीज़ हैं, तो वर्किंग कैपिटल कितनी है 500, यानी आपका जो वर्किंग कैपिटल है जो आपने पैसा रोक रखा है डे टू डे पर्पज़ के लिए वो 500 है। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये पैसा आपको रोकना पड़ता है बिजनेस में यूज़ करने के लिए। अब सर ये तो रटना हो गया, ये तो हम 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। सर इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए ना, ये फॉर्मूला बना के हमें रटा दिया, रटाना थोड़ी है, लॉजिक्स भी आपको उतने समझने। देखिए इसको समझते हैं, जैसे सपोज़ आप मैन्युफैक्चर हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत सही कॉन्सेप्ट है जो आगे के जाके आपके काम आएगा। आप मैन्युफैक्चर हैं, पहले बनाते हैं कोई प्रोडक्ट फिर बेचते हैं, राइट। तो आपके पास सबसे पहले कैश होगा, आप कैश तो लगाएंगे ना बिजनेस में। आपको जैसे आप पेन बनाते हैं, पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सबसे पहले आपको पैसे से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो आपके पास कैश है, कैश को से आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, प्लास्टिक वगैरह जो भी है जो इस पेन में इस्तेमाल होगा, कच्चा सामान, रॉ मटेरियल। ठीक है, जो कैश मान लीजिए आपके पास कैश था, इस पर 2 दिन लग गए आपको ऑर्डर देने में, ये 1000 रुपये था, सपोज ये 1000 रुपये कैश है आपके पास। 1000 रुपये से 2 दिन बाद, आप 2 दिन में पहले आपने 1000 रुपये लेके आए थे कि मैं अब पेन का प्रोडक्शन शुरू करूँगा, तो 2 दिन तो आपको सामान मंगवाने में लग गए, रॉ मटेरियल मंगवाने में लग गए, तो 2 दिन तो यहाँ वेस्ट हो गए आपको। ठीक, 2 दिन लगे यहाँ पर। फिर रॉ मटेरियल सबसे पहले कन्वर्ट होगा WIP में, वर्क इन प्रोग्रेस। एकदम थोड़ी बन जाएगा पेन, थोड़ा आधा काम होगा, जैसे कुछ ये डिज़ाइन बन गया, फिर ये कैप लगाना रह गया। वर्क इन प्रोग्रेस तो आप समझते हैं ऐसा प्रोडक्ट जिस पे थोड़ा काम हो चुका है, थोड़ा होना बाकी है, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रोसेस में लगने गए यहाँ पर मान लेते हैं 4 दिन। फिर WIP कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में,
फिनिश गुड्स में बनने में उसको टाइम लग गया, मान लेते हैं 2 दिन। कैश था आपके पास, 2 दिन तो आपने कच्चा सामान खरीदने में वेस्ट हो गए। फिर रॉ मटेरियल से WIP बनने में, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अर्धनिर्मित माल थोड़ा बन गया, थोड़ा बनना बाकी है, 4 दिन लग गए, 6 दिन ये हो गए। फिर 2 दिन आपने फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड बनाने में लग गए। अब ये फिनिश गुड्स कैसे बेचेंगे आप डेटर्स को, कस्टमर को? डेटर एकदम थोड़ी मिल जाएंगे, कुछ टाइम लगता है। मान लीजिए आपको बेचने में डेटर्स को लग गए 5 दिन, डेटर्स को बेचने में 5 दिन, आपको यहाँ पे टोटल 5 दिन लग जाते हैं, या 4 डेज़ ही मान लेते हैं समझने के लिए। 4 डेज़ लग गए डेटर को बेचने के लिए, ठीक है। अब डेटर ने आपको देने में 10 दिन लगा है, डेटर एकदम पैसा नहीं दे रहे हैं आपको, डेटर मान लेते हैं 10 दिन लग रहे हैं पैसा आने में वापस, 10 दिन। यानी पहले कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने में 2 दिन लग गए, आपका पैसा ब्लॉक हो गया, 2 दिन तक फंस गया ना पैसा। अब तो कैश को आपने कन्वर्ट कर दिया रॉ मटेरियल में, फिर रॉ मटेरियल WIP में कन्वर्ट होने में 4 दिन लग गए, WIP से फिनिश गुड्स बनने में 2 दिन लग गए, फिनिश गुड्स से डेटर को बेचने में 4 दिन लग गए, और डेटर से पैसा वसूल करने में 10 दिन लग गए। तो ये आपका जो कैश है कितने दिन में दोबारा कैश में कन्वर्ट हुआ? ऐसे चलिए साइकिल, तो 2 + 4, 6 दिन यहाँ लगे, 6 और 2 8, 8 और 4 कितने? 12, 12 और 10 22 दिन। यानी 22 दिन आपको लगे कैश को दोबारा कैश में कन्वर्ट होने के लिए, राइट। ये कैश था आपके पास पहले, इसको आपने इन्वेस्ट किया इस तरीके से, दोबारा कैश में कन्वर्ट होने में 22 दिन लग गए। यानी कोई बच्चा इजी लैंग्वेज में ही बोल सकता है कि सर 22 दिन बाद हमारे बिजनेस में कैश आता है हमारे कस्टमर से, ऑन एन एवरेज 22 दिन में हमारे पास कैश आता है हमारे कस्टमर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22 दिन तक का खर्चा तो आपको करना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि कस्टमर तो 22 दिन बाद दे रहा है पैसा आपको, कस्टमर को बेचने में और पैसा वसूल करने में 22 दिन लग रहे हैं। तो कस्टमर तो 22 दिन बाद दे रहा है आपको पैसा, तो 22 दिन तक का खर्चा कौन करेगा? आप खुद करेंगे ना, आपको अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपके डे टू डे के जो साल भर का खर्चा है, मान लीजिए साल भर का जो आपका खर्चा है पूरे ऑफिस का, बिजनेस का बनाने का, और रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब कुछ मिला के मान लेते हैं आपका जो खर्चा है 3,65,000 है। ये साल भर का एक्सपेंस है पर एनम। एक साल में 365 दिन होते हैं, राइट। अगर लीप ईयर है तो 366, तो 365 दिन का खर्चा है इतना। तो सर बताइए 22 दिन का कितना होगा? इंटू 22 दिन, डेज से मल्टीप्लाई होगा। जब 365 दिन का ऑपरेटिंग खर्चा, आपके बिजनेस को चलाने का खर्चा ये है पूरे साल भर का, जब 365 दिन का खर्चा है इतना, तो 22 दिन का कितना होगा? मैं कैलकुलेटर की मदद लेता हूँ, तो 22,000 आ जाएगा। वैसे ऐसे भी दिख रहा था 22,000 ही आएगा। तो ये 22,000 रुपये आपको, 22 दिन का खर्चा 22,000 हुआ, तो ये 22,000 रुपये आपको रोक के रखने पड़ेंगे, ठीक है। 22 दिन बाद आएंगे ना वापस पैसे आपके पास, 22 दिन तक तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगी? वर्किंग कैपिटल। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मूले का लॉजिक था ना, ये यही था जो क्लासेस में पढ़ाते हैं आपके टीचर 11th में, वो ऐसे निकाला जाता है वर्किंग कैपिटल कि जो डे टू डे के एक्सपेंस होते हैं आप उनको, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग तो समझ में आएगा, जो डे टू डे के जो खर्चे हैं उसके लिए जो पैसा आप रोक के रखते हैं बिजनेस में, उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और एक वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपने देखा, साल भर के जो एक्सपेंस हैं उसमें 365 डेज का डिवाइड लगा दीजिए, और जितने दिन वर्किंग कैपिटल के लिए आए उतने दिन का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, या कई लोग इसे वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा सा एडवांस लॉजिक है, पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। यानी कैश को दोबारा कैश में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है उतने दिन का पैसा आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि यहाँ 22 दिन लग रहे हैं कैश को दोबारा कैश में कन्वर्ट होने में। तो 22 दिन तक तो बिजनेस आपको अपने पैसे से चलाना पड़ेगा, क्योंकि डेटर्स तो 22 दिन बाद देंगे ना पेमेंट, हर 22 दिन बाद पैसा आता है आपके बिजनेस में। तो 22 दिन तक का पैसा आपको रोक के रखना पड़ेगा अपने बिजनेस में, जिसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो जैसे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। यानी कैश के इक्वल चीज़ों में कन्वर्ट होता है और दोबारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस टाइम पीरियड को वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला यही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये वही है, करंट एसेट्स में अभी आप पढ़ेंगे कैश भी आता है, रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP भी स्टॉक है, फिनिश गुड, डेटर, ये सब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आ जाता है। तो फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने, फॉर्मूले तो आपको इजीली आगे भी समझ में आ जाएंगे। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दे रखा है यहाँ पर,
इलिस्ट्रेशन 1 करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। अकाउंटिंग इक्वेशन इसे बोलते हैं 11th क्लास से आपकी, जो कैपिटल और लायबिलिटी का जो टोटल है हमेशा असेट के इक्वल होता है। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 31 मार्च 2021 ये लास्ट ईयर हुआ, 31 मार्च 2022 ये करंट ईयर हुआ। कैपिटल आपको दे रखी है, इस साल की कैपिटल मिसिंग है, आपको कैलकुलेट करनी होगी। 12% बैंक लोन आपको दे रखा है यहाँ पर, बैंक लोन लायबिलिटी। ट्रेड पेबल्स आपको दे रखा है यहाँ पर, ट्रेड पेबल्स बोल रहे हैं, क्रेडिटर बोल रहे हैं। वैसे बीपी और क्रेडिटर का टोटल पेबल्स होता है। अगर क्रेडिटर जिनसे आप उधार सामान खरीद के आते हैं, और प्लस बिल्स पेबल। बिल्स पेबल तो आप समझते ही हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ते हैं, बिल्स पेबल। इन दोनों के टोटल को पेबल्स बोलते हैं। तो ट्रेड पेबल्स आपको दे रखे हैं, ये करंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि ट्रेड पेबल्स का जो अमाउंट है वो विद इन 1 ईयर आपको पे करना होता है क्रेडिटर्स को, ये करंट लायबिलिटी है। फिक्स एसेट आपको दे रखे हैं। ट्रेड रिसीवेबल, सेम वही, रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स और प्लस BR, बिल्स रिसीवेबल्स का टोटल, इन दोनों की कंबाइंड टोटल को क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। जैसे ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर पर बिल्स पेबल के टोटल को बोलते हैं ट्रेड रिसीवर। डेटर्स जिनको आपने उधार सामान बेचा, BR, बिल्स रिसीवर के टोटल को बोलते हैं ट्रेड रिसीवर बोलते हैं। वैसे आगे पढ़ते हैं आप, पर हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे हो जो नॉन कॉमर्स के हों, या किसी बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो हम पहले BR BP का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं यहीं पर, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है जो आप पढ़ते हैं 11th-12th क्लास में। बिल ऑफ एक्सचेंज पहले से एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है, ये सेलर है, ये मिस्टर बी को सामान बेचते हैं, ये परचेजर है, ₹10 लाख का। मिस्टर बी बोल रहा है कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, मैं 2 महीने बाद दूंगा। 2 महीने बाद पैसे देगा मिस्टर बी। मिस्टर ए बोलता है मैं कैसे विश्वास करूं, कल तुम पीछे हट गए तो फिर मैं क्या करूंगा। तो मिस्टर बी कहता है ठीक है, ऐसा करता हूं, मैं कागज़ पे तुम्हें लिख के देता हूं, तुम एक कागज़ पे लैंग्वेज तैयार कर लो कि मैं 2 महीने बाद तुम्हें पैसे दूंगा इस डेट को, मैं साइन कर दूंगा। और ये कागज़ एक कोर्ट का स्टैंप लगा होता है, इस पर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का कागज़ होता है, इस पर कोर्ट की मोहर होती है, स्टैंप लगा होगा। इस पर लैंग्वेज ए प्रिपेयर करेगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये ए प्रिपेयर करवाएगा कि इस दिन मैंने बी को सामान बेचा था और बी ने इस दिन देने का प्रॉमिस किया है। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाएगा। लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये सादा कागज़ नहीं होता है, कोर्ट का स्टैंप लगा होता है, ये कानूनी पेपर होता है। फिर बी इसको पढ़ के इस पर साइन कर देगा। ठीक है, बी ने साइन कर दिया सपोज। तो ये जो डॉक्यूमेंट था, अभी तक तो ये केवल लीगल डॉक्यूमेंट था, केवल एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पे कोर्ट की मोहर लगी हुई थी। जैसे बी इस पे साइन कर देगा, ए के पास लीगल राइट आ जाएगा कि 2 महीने बाद अगर बी मना करता है तो ये कोर्ट में जा सकता है, इसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, केस कर सकता है, क्योंकि बी ने इसे लिखित में प्रॉमिस करके दिया था कि इस दिन को 2 महीने बाद इस डेट को बी इसको पैसे देगा। तो ये जो कागज़ इसको मिलेगा ए को, इसके लिए तो कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल, इसे बिल्स बोलते हैं। ये बिल्स रिसीवेबल हो गया, इसके लिए तो BR हो गया ये ए के लिए। और बी को पे करना है तो इसके लिए कहलाएगा बिल्स पेबल, इसे तो पे करना है, ये बिल्स पेबल होगा। लिखेगा कौन, मिस्टर ए, सेलर ही लिखेगा। इसे ड्रॉवर भी बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में। ये ड्रॉवर हो गया, लेखक लिखने वाला ड्रॉवर हो गया, और जिसने एक्सेप्ट किया वो ड्रॉवी हो गया। जिसने एक्सेप्ट किया, स्वीकृति दी कि हाँ मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो ये तो परचेजर क्या हो गया, ड्रॉवी हो गया। और ये ड्रॉवर जिसने लिखा था, तो जो ड्रॉवर है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। जिसने साइन किए, जिसने एक्सेप्टेंस दी, उसके लिए बिल्स पेबल हो गया। इसके लिए तो असेट है, क्योंकि मिस्टर ए को पैसा लेना है 2 महीने बाद बी से, तो BR तो असेट हो गया। और BP क्या है, इसके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मिस्टर बी को पैसा देना है। इसमें ये लैंग्वेज भी लिखी होती है, डॉक्यूमेंट में पूरा बताना भूल गया। मिस्टर ए इसमें लैंग्वेज दिखाएगा कि इस दिन मैंने बी को ये सामान बेचा, और मेरे कहने पर, किसके कहने पर, मिस्टर ए ने लैंग्वेज लिखवाते हैं, मेरे कहने पर बी या तो मुझे पैसे देगा या मेरे बिहाफ पे किसी और को भी दे सकता है। इसमें ये लैंग्वेज लिखी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में कि ऑन द बिहाफ ऑफ मी बी आइदर पे टू मी, या तो बी मुझे पे करेगा, और टू पे अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ मी, या फिर मेरे बिहाफ पे वो किसी और पर्सन को देगा। सपोज इसे भी समझते हैं सर, इसका क्या मतलब हुआ। सपोज मिस्टर ए का कोई क्रेडिटर है मिस्टर डी,
मिस्टर ए को इसे 10 लाख रुपए देने हैं 2 महीने बाद, तो मिस्टर ए बोलता है बी से कि तुम मुझे ना देकर मेरे बिहाफ पे डी को दे देना। भाई पहले तुम मुझे दोगे फिर मैं डी को दूंगा, ऐसा करो तुम 2 महीने बाद ये जो बी आर का पैसा है तुम बी को दे देना, डी को दे देना। तो ये जो अपना बी आर है, ये जो बिल्स रिसीवेबल था, इसके पास पैसा लेने का राइट था, ये जो डॉक्यूमेंट का जो कागज़ था ये इसको दे देगा मिस्टर डी को। इसे बोलते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट सुना होगा आपने बेचान, हिंदी बोलते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या समझ में आया? जब कोई पर्सन अपना पैसा लेने का राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है। पैसा लेने का राइट किसके पास में था? मिस्टर ए के पास में था। ए को लेना था बी से पैसा, पर इसने बी को बोला कि मेरे बिहाफ पे डी को दे देना, तो ये इसने अपना पैसा लेने का राइट डी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब कोई पर्सन अपना पैसा लेने का राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसे इंडोर्समेंट बोला जाता है। और फिर बी क्या करेगा? 2 महीने बाद ये बिल इससे वापस ले लेगा और डी को पैसा, बिल तो इसके पास आ जाएगा, बिल तो रद्द हो जाएगा और डी को पैसा दे देगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है। BRBP में 3 पार्टीज़ हो सकती हैं। एक तो ड्रॉवर, जिसने बिल लिखा, जो बिल पे जिसने सामान बेचा, सेलर को ही ड्रॉवर बोलते हैं, यही बिल लिखेगा। ड्रॉवी, जिसने बिल एक्सेप्ट किया यानी परचेजर। और इंडोर्सी, इसे बोलते हैं इंडोर्सी, जिससे पैसा मिला। इंडोर्सी मतलब जिसको पैसा लेने का राइट दिया गया। अगर मान लो मिस्टर ए इसे नहीं देता तो इसका इंडोर्समेंट होता ही नहीं, फिर ए को ही मिल जाता पैसा 2 महीने बाद। पर इंडोर्समेंट भी कर सकते हैं आप BR का, तो BR का बिल रिसीवर का इसने इंडोर्समेंट कर दिया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो BRBP होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ हो सकती हैं। पहली पार्टी को आप क्या बोलेंगे? ड्रॉवर, जो बिल लिखता है, ये सेलर होता है। ड्रॉवी जो बिल एक्सेप्ट करता है, परचेजर होता है। और इंडोर्समेंट, जिसे इंडोर्स किया जा सकता है, इंडोर्सी, जिसे पैसा लेने का राइट दिया जाता है। जो नहीं हर बिल का इंडोर्समेंट हो, अगर ए से इंडोर्स नहीं करता तो ए को मिल जाते 2 महीने बाद पैसे। सपोज 2 महीने बाद मिस्टर डी को पैसे नहीं मिलते हैं, बी देने से मना करता है, तो मिस्टर डी ए से वसूल कर सकता है पैसे और ए बी पे केस करके पैसे वसूल कर सकता है। यानी डी तो ए पे केस कर सकता है कि तुमने जो मुझे कागज़ का टुकड़ा दिया था इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बी ने तो पैसे देने से मना कर दिए। तो डी तो मिस्टर ए को अप्रोच करेगा पैसा वसूल करने के लिए, और ये सीधे बी के पास नहीं जा सकता क्योंकि डी बी को नहीं जानता है। और मिस्टर ए किसको अप्रोच करेगा? बी को अप्रोच करेगा। तो इसको बोलते हैं डिसऑनर हो जाना। डिसऑनर मतलब अनादरण हो गया। अगर बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं करता है डेटर, जिसको आपने उधार सामान बेचा था, तो कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में कि बिल का डिसऑनर हो गया, अनादरण हो गया, और फिर वो बिल काम का नहीं रहता है। और फिर जो पर्सन है वो लीगल एक्शन ले सकता है आपके खिलाफ अगर आप उसके पैसे नहीं देते हैं तो। एक होता है प्रॉमिसरी नोट, वचन पत्र। प्रॉमिसरी नोट भी समझ लेते हैं, अभी जब बात छिड़ी है तो छेड़ ही देते हैं अच्छी तरह से। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट को हिंदी में बोलते हैं वचन पत्र। वचन पत्र, वचन देना, किसी को प्रॉमिस करना। सेम एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए ने उधार सामान बेचा था मिस्टर बी को। बी ने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 2 महीने बाद दूंगा, तो इसने भी एक लीगल डॉक्यूमेंट लिया, इस पर भी कोर्ट का स्टैम्प लगा होता है। इस पर ए ने लैंग्वेज लिखी कि मैंने इस दिन बी को सामान बेचा था और बी 2 महीने बाद मुझे इस डेट को पेमेंट करेगा। इसमें ये नहीं लिखा लैंग्वेज कि मेरे बिहाफ पे बी किसी और को भी दे सकता है। तो इसमें ए को ही मिलेगा 2 महीने बाद पैसा, बी ए किसी और को राइट नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। तो प्रॉमिसरी नोट में समझ में आ गया होगा। इसमें 2 ही पार्टी हो सकती हैं, ड्रॉवर और ड्रॉवी। मतलब प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिसी जिसको प्रॉमिस मिला है। इसमें 3 पार्टी नहीं हो सकती, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो सकती हैं। BRBP की केस में अगर उस बिल का इंडोर्समेंट हो जाता है, क्योंकि BRBP में तो लिखा होगा डॉक्यूमेंट में कि या तो मेरे को मिलेगा पैसा या मेरे बिहाफ पे किसी और को भी दे सकते हैं। पर प्रॉमिसरी नोटिस पे हेडिंग लिखी होगी प्रॉमिसरी नोट, वचन पत्र का इंडोर्समेंट नहीं हो सकता है। अगर आप वचन पत्र प्रिपेयर कराते हैं, प्रॉमिसरी नोट प्रिपेयर कराते हैं, तो उसमें 2 ही पार्टीज होती हैं और पैसा फिर उसी को बंदे को मिलेगा जिसका नाम उसमें लिखा होता है। क्लियर? इसमें तो साफ साफ लिखा होता है कि इसका इंडोर्समेंट हो सकता है, किसी और को भी दिला सकते हैं आप पैसे, जबकि प्रॉमिसरी नोट का इंडोर्समेंट नहीं हो सकता। इसमें 2 ही पार्टीज होती हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल आपको समझ में आ गया। डेटर ऑफ BR और BP क्या होते हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है जिसमें रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड तीनों का टोटल हो गया स्टॉक। इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है जिसमें WIP, फिनिश गुड और रॉ मटेरियल तीनों आते हैं। कैश एंड बैंक असेट है, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपको प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट बनानी 31 मार्च 2022
टू की, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2022 में कैपिटल मिसिंग है, इसने ओपनिंग कैपिटल तो पता रखी कि 2021 में कैपिटल कितनी थी, पर 2022 की कैपिटल मिसिंग है। तो हमें अब आपको बैलेंस शीट बना के निकालनी है कैपिटल। इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए हम बनाना शुरू करते हैं बैलेंस शीट। एक होती है असेट साइड, जो चीज़ें आपके पोजीशन में हैं, जो आपकी हैं, आप उसे असेट साइड लिखते हैं। एक होती है लायबिलिटी साइड, जो चीज़ें आपको ऑनर को देनी है या आउटसाइड पार्टीज को देनी है, वो लायबिलिटीज़ में आती हैं। ठीक है, 2022 की बना रहे हैं अपन ये। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस कैपिटल तो हमें नहीं दी हुई 2022 की, तो वो छोड़ देते हैं एक बार। बैंक लोन दे रखा है 1 लाख, साफ साफ देखिए 12% बैंक लोन, पहले भी 1 का था, अभी भी 1 का। इट मीन्स आपने ना तो लिया है ना पे किया। अगर लिया होता तो बढ़ जाता बैंक लोन, पे किया होता तो कम हो जाता। तो ये तो वही है 1 लाख। तो बैंक लोन क्या है अपनी लायबिलिटी, तो मैं लायबिलिटी साइड में लिख देता हूँ बैंक लोन 1 लाख। फिर ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं आपको साफ साफ। ट्रेड पेबल्स पहले 75 के थे और अब 70,000 के हो गए। ठीक है, हमें तो अब 70,000 की मतलब 22 का लिख रहे हैं ना, 22 की बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो क्रेडिटर आपके 22 के लिखेंगे, आप अपनी 22 की बैलेंस शीट में लास्ट ईयर के थोड़ी लिखेंगे। तो ट्रेड पेबल्स हो गए आपके 70,000। फिर फिक्स एसेट आपकी 110 है, साफ साफ दे रखा है। 1,25,000 की थी, अभी कितने की हो गई 110 की। तो जो रह गई वही लिखेंगे असेट में, जो बची हमारे पास वही तो हमारी असेट है। फिक्स एसेट 1,10,000। क्लियर? 22 की लिखेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि 22 की उसने आपसे बैलेंस शीट बनाने को कहा है क्वेश्चन में। फिक्स एसेट आपने लिख दी। फिर अपन को क्या दे रखा है देखिए, फिर इन्होंने दे रखा है हमें ट्रेड रिसीवेबल इन डेटर्स 80,000 के। तो आप डेटर लिख देंगे असेट में। ट्रेड रिसीवेबल बोलने हैं, डेटर्स बोलने हैं, डेटर और BR के टोटल को ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं आप 80,000, ये लिख लीजिए। इन्वेंट्री आपको दे रखी है 80,000 की, ये भी असेट है। स्टॉक इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है जिसमें WIP, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल तीनों के टोटल को आप इन्वेंट्री बोलते हैं। 80,000 ये भी दे रखा है, ये भी लिख लिया हमने। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर कैश दे रखा है आपके 22 का 6,000, कैश लिख लीजिए। क्लियर? अब इन सब का पहले हम असेट साइड का टोटल कर लेंगे, कितना आता है टोटल। देखिए 110 प्लस 80 190, 190 प्लस 80 270, 270 और 6 276, तो 2,76,000 यहाँ का टोटल हो गया। क्लियर? यहाँ 2,76,000 हो गया। आप कई बार पढ़ चुके हैं, जो इस साइड का टोटल होता है वही इस साइड का टोटल होता है। लायबिलिटी और असेट हमेशा इक्वल होती है, राइट? यहाँ कैपिटल आएगी, तो ये इसका टोटल भी 276 होगा। अब 276 में से कॉमन सेंस बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल आ जाएगी। 276 में से 170 अपन लेस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर से आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी 1,06,000, ताकि टोटल दोनों साइड का मैच हो जाए। तो आपकी कैपिटल तो निकल के आ गई, जो इस साल की कैपिटल है 1,06,000। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो, कुछ भी हार्ड नहीं है। 22 की सारी एसेट हमने लिखी जो क्वेश्चन में दे रखी हैं, उसमें से हमने लायबिलिटी जो पता है वो लिख दी। बैलेंस फिगर से 276 में से ये 170 घटा दिया, तो 106 आपकी कैपिटल का टोटल आ गया। अब कैपिटल आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। कैपिटल का टोटल जो होता है बैलेंस शीट में, वो क्या बताता है, क्या होती है, जो क्लोजिंग कैपिटल होती है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो कैपिटल है वो होती है ओपनिंग कैपिटल, बड़ी या घटी, प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा लॉस, उसका टोटल होता है। तो ओपनिंग कैपिटल लास्ट ईयर की आपको क्वेश्चन में पता है, लास्ट ईयर आपकी कैपिटल कितनी थी, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है 1 लाख। आपकी जो कैपिटल थी 2021 में, लास्ट ईयर की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग हुई ना 22 के, इस साल और की जो कैपिटल है वो इस साल के लिए ओपनिंग, यानी आपकी स्टार्टिंग में कैपिटल 1 लाख थी, राइट?
क्लोजिंग में कैपिटल अपन ने बैलेंस शीट बना के निकाल ली, 22 की बैलेंसिंग फिगर से 106 हो गई। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ये प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,06,000 माइनस 1 लाख। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 6,000 का हुआ है, बैलेंसिंग फिगर से आ गया। आपका आंसर आ गया कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 6,000 का हुआ है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ लें। ईजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था, बस बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया और बैलेंस फिगर से क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, कैपिटल बड़ी है तो प्रॉफिट होगा, घटी है तो लॉस होता। अगर मान लीजिए 1 लाख थी लास्ट ईयर कैपिटल, इस बार 90,000 आती है आपकी कैपिटल, तो 10,000 का लॉस हो जाता। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे डीप में पढ़ने की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, कोई टर्मिनोलॉजी समझने में प्रॉब्लम आती है अकाउंट्स में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, ताकि उसको हम अभी सॉल्व कर लें, आगे जाके आपको अकाउंट इजी लगे। और कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर आप डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं। और प्लीज़ मॉड्यूल को ही पढ़िए, कोई रेफरेंस बुक आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सारा पेपर मॉड्यूल से ही आता है। और मॉड्यूल डिमांड करता है कि आप उसकी ही लैंग्वेज को एग्ज़ाम में लिखें, तो मॉड्यूल से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई हार्ड लगता है आपको पैराग्राफ, तो बताइए, उसको हम और ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।